दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अभी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के इलाका बन्नू में एक अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें 2 जवानों की जानें गई और साथ ही साथ 11 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। और इल्जाम ये लगाया जा रहा है खबर के मुताबिक कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए थे और अफगानी बशिंदे ने ये अटैक किया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में हर हफ्ते में 1 या 2 अटैक मुख्तलिफ एरियाज में होते हैं और हमेशा हम ये कहते नजर आते हैं कि अफगानिस्तान से किसी ने अटैक किया, कभी इंडिया का नाम लेते हैं और कभी हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज का नाम लेते हैं। क्या ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के अदारों की जिम्मेदारी नहीं कि हम इन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें? हम अपने जो उनसे सिक्योरिटी है उसके जिम्मेदार खुद हैं। क्या इल्ज़ाम लगा देना काफ़ी है? क्या इससे हमारे रिलेशन मजीद ख़राब होंगे या बेहतर होंगे? साथ ही साथ अगर दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, उन्होंने जिस तरीके से अपने सिक्योरिटी सिस्टम को, अपने फॉरेन अफेयर्स को बेहतर करके रखा है, जानेंगे पाकिस्तान के स्टूडेंट से और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद मुर्तज़ा। क्या करते हैं अहमद भाई? मैं द जीसी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टूडेंट। हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, फिर तो आपसे हिस्ट्री के हवाले से भी, खासतौर पे इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन आज टॉपिक ये है कि अभी बन्नू में एक अटैक का खबर आ रही है जिसमें 2 पाकिस्तानियों की जानें गई हैं और इसके अलावा 11 के करीब जख्मी हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। क्या समझते हैं आपके ख्याल से ये कहाँ से अटैक हो रहे हैं? अफगानिस्तान का नाम, अफगानियों का नाम लिया जाता है या इसके अलावा और भी कहा जाता है कि बलोचिस्तान से कुछ लोग नाराज हैं, या इवन कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं ये इंडिया की साजिश है या रॉ की साजिश है? क्या कहेंगे सर? देखिए, अब ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं ना, जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है ना, तो सबसे मेनली जो हम लोग इशारा करते हैं ना, वो 2-3 फैक्टर्स है। बलोच इंसर्जेंट्स पे, अफगान पे, और तीसरे नंबर पे हम लोग ज़्यादातर इंडिया को टारगेट। ये 3 मेन पॉइंट हमें बताए जाते हैं। ये चीज़ें हम लोग टारगेट करते हैं, लेकिन सारे के पीछे एक हिस्ट्री के ग्रीवेंसीज हैं। बलोच के ग्रीवेंसीज हैं सेंटर। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पाकिस्तानी लोग जो इंडिया को टारगेट करते हैं, बोलते हैं कि जी इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया, बट ये आज तक कोई सबूत नहीं ढूंढ पाया। हमारे पास तो बहुत सबूत रहते हैं क्योंकि हम इनके जो उग्रवादी लोग हैं जो जहाँ से भी आते हैं, जैसे भी घुसपैठ वगैरह करते हैं, ठीक है, वो पकड़े भी जाते हैं और मारे भी जाते हैं। ये बात तो सच्ची है। और कुछ जो कश्मीरी भी मिले हुए होते हैं, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ये जो हम इंडिया पे अटैक होते हैं ये किस तरीके से होते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के पास में ना तो सबूत मिलते हैं, ना ही इनके पास में कोई ऐसा हमारा इंसान मिलता है कि हाँ भाई इसने अटैक किया, या फिर कोई हमारा सुसाइड बॉम्बर्स हो कि हाँ भाई कोई पाकिस्तान में जाके सुसाइड कर रहा हो। कोई भी ऐसे इनके पास में सबूत नहीं मिलता। पता नहीं किस हिसाब से ये हमको टारगेट करते हैं, इंडिया को, कि ये इंडिया ने करा दिया, इंडिया ने करा दिया। समझ नहीं आता। लेकिन चलो वीडियो पे बने रहते हैं, देखते हैं आगे क्या बोलते हैं के खिलाफ के उन्होंने हमें ये नहीं राइट्स नहीं दिए, अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें मुयसर नहीं आई। उसके अलावा यहाँ पे एक जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, मतलब उनका प्रॉपर तरीके पे शायद हाल नहीं हुआ। मतलब जिस तरह अब वजीरिस्तान से या उनके ऊपर ऑपरेशंस उनके खिलाफ हुए, वो सारे भाग भूग के इधर आ गए। मतलब उनके एरियाज में फैल गए। मतलब उनके कनेक्शंस दे आर स्टिल देयर। ठीक है सर, भाई आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिन्हें तालिबान हम कह लें आम अल्फाज में, वो तालिबान बनाए किसने? देखें, अब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब देखें, सबसे पहले तालिबान बनाए 90s में। रशियन इन्वेजन को जो रोकने के लिए ना, अमेरिका ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई, सीआई ने ट्रेनिंग दी, आईएसआई ने उन लोगों को ट्रेन कर दिया, और बाद में वही लोग हमारे खिलाफ आ गया। अब हम कंट्रोल। अब मेन प्रॉब्लम पता है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने दूसरों पर अटैक करने के लिए इन लोगों को सपोर्ट किया था, और ये आज आप लोगों को ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा तुम्हारा फेलियर है कि तुम लोगों ने ये जो सोचा ना कि हम दूसरों के खिलाफ इन लोगों को इस्तेमाल करेंगे, और ये जो आज तुम लोगों को ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा फेलियर तुम लोगों का है कि तुम लोगों ने इस तरीके की सोच रखी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली जो तुम लोगों ने सोच रखी ना, वो आज तुम्हारे लिए नासुर बन गई है। और होना भी चाहिए तुम लोगों के साथ में, क्योंकि ये तुम्हारी पॉलिसी थी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना, और आज ये तुम्हारे लिए ही नुकसान साबित हो रही है। तो इसमें मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, ताकि तुम लोगों को सबक मिले, और होना भी चाहिए। अब अफगानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान अफगान वार में इन्वॉल्व हुआ, पाकिस्तान को रिफ्यूजीज आए, अब उनको होस्ट करना पड़ा, और अराउंड $35 बिलियन हमने इमदाद या एड के तौर पे भी लिया। उधर हमने ये बात नहीं किसी को बताई जाती कि हमें ये बताया
सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने एड भी लिया, जो कि ये भाई खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। और ये बात सच है कि इन्होंने अफ़गानिस्तानियों को शरण देने के लिए, उनको एक तरीके से उनको पालने के लिए इन लोगों ने एड लिया। और आज ये, क्योंकि इनको पता है कि अब एड तो मिलने से रही, तो अब ये शरणार्थियों को, अफ़गानिस्तानियों को वहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये बड़े दोगले किस्म के लोग हैं यार। चलो आगे चलते हैं। जाता है कि भाई हमने बड़ी हेल्प की अफगानियों की, हमने उन्हें जगह दी, रहने को मुश्किल वक्त में हमने सहारा दिया, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसके बदले में हमें डॉलर मिले थे। और दूसरी साइड पे ये नहीं बताया जाता कि अफगानिस्तान में जो कंडीशन हुई थी, जो अड्डे यूज किए गए, अमेरिका ने जो अड्डे, ड्रोन अटैक के लिए अड्डे यूज किए, वो कहाँ से हुए, ये चीजें हमें मतलब आधी हिस्ट्री बता के ये कहा जाता है अफगानी कितना गलत कर रहे हैं कि हमने उनके लिए सब कुछ किया और वो देखो फिर हमारे साथ है। इट इज़ वेरी आयरोनिक कि जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन इकोनॉमीज रही है ना, वो मार्शल लॉ के दौर में रही हैं। आपको पता है अयूब खान के दौर की जो जीडीपी था पाकिस्तान का बहुत हाई था, सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नहीं हो रही थी, लेकिन इकोनॉमिकल हो रही थी। उसके बाद ज़िया में आई, इसके अंदर एक रीजन है, वो रीजन आप मुझे बताएंगे, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा उसके ऊपर discuss वो अयूब खान की नहीं, वो जितना भी मार्शल जितना लॉ भी में वही ना, हर मार्शल लॉ में पाकिस्तान कोई ना कोई प्रॉक्सी वार में इन्वॉल्व हुआ। ये चीज़ है। अब ज़िया-उल हक के दौर में एक प्रॉक्सी वार में इन्वॉल्व हुए, हमें डॉलर आ रहे हैं, तो इकोनॉमी स्टेबल चल रही है। उसके अलावा मिडल ईस्ट का आया, मिडल ईस्ट में पेट्रोल आया, लोगों ने बहुत ज़्यादा माइग्रेशन करना शुरू, तो रेमिटेंस आने शुरू कर दी। उसके बाद मुशर्रफ दौर आया। मुशर्रफ दौर में आपको नहीं पता, लेकिन वो जो गाँव देहातों के लिए ना, वो लोग अभी मुशर्रफ को दुआएं देते हैं। एक तो डॉलर बाहर से बहुत ज़्यादा सारे आ रहे थे, इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबलाइज थी, और सड़कों पे, इलेक्ट्रिकल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ लोग काम हुआ, लेकिन ये आर्टिफिशियल इकोनॉमी थी, ये एड बेस्ड इकोनॉमी थी। ये भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है, और इन्होंने इस बात को माना है, मैं इसकी सराहना करता हूँ कि वो आर्टिफिशियल इकोनॉमी थी, वो आप लोगों की बनाई हुई इकोनॉमी नहीं थी। आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने डेवलपमेंट पे, शिक्षा पे काम किया होता, अपनी इकोनॉमी पे काम किया होता, अपने मुल्क को स्टेबलाइज किया होता, तो आज ये मुश्किल हालात तुम्हारे मुल्क में नहीं आते। क्योंकि आर्टिफिशियल जो आप लोगों की इकोनॉमी चल रही थी, वो कब तक चलनी थी? तो वही आज जो आर्टिफिशियल इकोनॉमी थी, वो अब तुम्हारी ख़त्म हो चुकी है। अब एड मिलना मुश्किल हो गया है, तो बस अब तुम लोग अपने हाल पे आ गए हो। तो वही चीज़ चल रही है। अच्छा, हम लोगों ने पैसे तो ले लिए कि हम लोगों ने ना वहाँ पे उनको होस्ट करना है, उनकी मदद करेंगे, बट हम लोग कभी फ्लड की सूरत में, कभी अर्थक्वेक की सूरत में, कभी होस्ट ये जो अफगान रिफ्यूजीज हैं इनकी सूरत में, या कभी फिर अफगानिस्तान को ड्रोन अटैक जो होते रहे उनकी सूरत में, हमारी इकोनॉमी यानी कि प्रॉक्सी वार के सर पे चल प्रॉक्सी वार के सर पे चल रही है, एड पे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात चीज़ बड़ी आती है कि अफगान रिफ्यूजीज को कह रहे यहाँ से निकालो, ये वो, और साथ पे ये कह रहे थे इजिप्ट फलस्तीन जो रिफ्यूजीज है ना, उन्हें जगह इजिप्ट आने दे। उसके बाद वो कहते हैं जो यूरोप है या ग्रीस है ना, वो जो सीरियन रिफ्यूजीज है उन्हें भाई यूरोप में जाने दो, उन्हें जगह नहीं दो, ये गलत है ये। और खुद क्या कर रहे हैं, नहीं पाए तुम निकलो, सेम ये चीज है तो थोड़ी ये कड़वी बात बात। बिल्कुल भाई ने बिल्कुल सही बात बोली। मैं सैल्यूट करता हूँ इसको इस बात पे कि भाई आपको सच बोलने का कम से कम इतना साहस तो है कि आप वहाँ पे पाकिस्तान में खड़े होकर सच बात बोल रहे हैं। मतलब अपने देश से रिफ्यूजी को भगाओ और दूसरे देश वालों को बोलो कि भैया तुम इन रिफ्यूजी को अपने पास रख लो, ये कहाँ जाएंगे। बड़े दोगले किस्म के लोग हैं यार। और ये बातें हर पाकिस्तानी को नहीं पता। बड़ी खुशी हुई है कि ऐसे लोग भी, खास तौर पे ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं। मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है। रियलिटी के ऊपर जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना के रखेंगे, जैसे कि 76 साल में हमारे हुक्मरानों ने हमें बनाया। इंटरनेशनल लेवल पे हम पे लोग हंस रहे हैं और हम यहाँ पे अपने जज्बाती नारे लेकर बैठे। ये बड़ी गहरी बात की है कि दूसरी साइड पे हम ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीन के लोगों को जो है वो पनाह नहीं दे रहे इर्द गिर्द के कंट्रीज, और इधर हम अफगानी जो कि है भी इस्लामिक कंट्री है, नेबर कंट्री है, उसके साथ जो कर रहे हैं। वही ना, यहाँ पे एक उम्मत का जो एक मुस्लिम उम्मा का एक कॉन्सेप्ट है, वो भाई अब कहाँ पे है? फ़लस्तीन में आपको नजर आता है, चाइना में शिंक्यांग में लाखों मुसलमान है, अराउंड 1 मिलियन, जो लोगों को वहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, उनकी फोर्स एजुकेशन होती है, उस पर कोई नहीं बोलता क्योंकि को डिमोलिश किया जाता है। ये ऑथेंटिक खबर है और इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस में भी आवाज उठाई गई। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से अगर पूछा जाता है कि भाई आप कभी फ़लस्तीन, कभी बर्मा, कभी कहाँ कहाँ के मुसलमानों की बात करते हो, ये नेबर में चाइना बैठा है, इसके मुस्लिम्स की बात क्यों नहीं करते? फिर भाई आप पाकिस्तानियों ये बात लिख के ले लो कि एक दिन चाइना आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन देश होगा। आप लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही। आप लोगों को लगता है कि तुम इंडिया को नुकसान पहुंचाते हो, चाइना तुम्हारी हेल्प कर देता है, क्योंकि चाइना को ये दिखाई देता है कि यार हमारे को अभी जो सबसे बड़ी पावर की जो चुनौती आने वाली है ना, वो इंडिया होगी, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि चाइना किसी का भी सगा नहीं है। चाइना फ़ायदा देखता है और एक दिन ऐसा आएगा
कि चाइना के तुम सबसे बड़े दुश्मन होंगे, वो तुम्हारी ज़मीन भी हथियाएगा, वो तुम्हारा धीरे धीरे रिसोर्सेज पे भी अपना हक जताने लग जाएगा, और एक दिन ऐसा ना हो कि चाइना आधा पाकिस्तान चाइना के हक में हो जाए, और उस दिन तुम लोग को ये समझ में आएगा कि ये हमने बहुत बड़ी गलती करी कि हम चाइना को हेल्प करते रहे, उससे हम उधारी लेते रहे, उससे एड लेते रहे। चलो जैसा भी है ठीक है। रेउनियन मुस्लिम्स की, तो उसमें ये कहा जाता है भाई हमें तो नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। क्या ये मुनाफिकत नहीं है? वही ना सर, ये हमारा जो रवैया है ना वो मुनाफिकत पर मबनी है। उसके अलावा ये जितने भी क्राइसिस है ना, इनका जो सोल्यूशन होता है ना वो इवॉल्विंग नेचर का होता है, रेवोल्यूशनरी नेचर का नहीं। आप यकदम उठा के बाहर नहीं फैल सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करना पड़ता है। आपको कम से कम अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना चाहिए। अब वहाँ पे देखें, तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है, एक लिहाज से जिस तरह एक कंट्री में एक सेंट्रल अथॉरिटी आती है ना तो स्टेबलाइज होता है। अब अफगानिस्तान में जो अफगान क्राइसिस चल रहे थे तालिबान के टेक ओवर से पहले, जो अथॉरिटी थी ना, पावर थी डिवाइडेड थी, डिफरेंट फैक्शंस लड़ रही थी। अब एक सिंगल अथॉरिटी आ गई है ना, तो पाकिस्तान को चाहिए उनको थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करे, उनको जो ग्रीवेंसीज हैं उनके। यहाँ पे इस वक्त आर्ट ऑफ निगोशिएशन की ज़रूरत है, यहाँ पे डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, यहाँ पे बैठने की, उनकी सुनने की ज़रूरत है कि भाई आपको मुझसे शिकवे क्या है, मतलब उन्हें फोर्सफुली हम शिकवे खत्म कर देंगे। लेट्स सपोज अगर हम ऐसा करते हैं, चले जाओ, जाहिर बात है जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो जाएंगे, मजबूरन जाएंगे। लेकिन कल को वो ये जो आप तो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, वो कहते पता नहीं यहाँ कितना, यहाँ कोयटा तक, पेशोवर तक, वो कहते हैं ये एरिया ही अफगानिस्तान का है। कल को वो तालिबान ही यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम इसके ऊपर, फिर हम कहेंगे ये देखें जी ये इंडिया ने साजिश कर दी, ये देखें जी इंडिया ने फंडिंग कर दी, बीच में इंडिया को हम बीच में ले आएंगे। दरअसल अफगान के ना, अब सिंपल इनको अफगान कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप खालिद हुसैनी के 2-3 नावल्स हैं वो पढ़ ले, मतलब उन्हें पता चलता है। अब वो अफगान के पहले हमारे ऊपर अंग्रेज़ आए, फिर हमारे सरदारों ने हमारे खिलाफ की, उसके बाद पाकिस्तान ने भी हमारे खिलाफ किया। इन्होंने सारे के पीछे क्या चीज़, $1-4 घूम रहा है, ठीक है। अमेरिका अपनी कोल्ड वॉर में, अपनी प्रॉक्सी जंग में उसने हमें यूज़ किया है, हम यूज़ वहाँ तो जा नहीं सके, यहाँ पे। सही बात है भाई, आप लोग अमेरिका से यूज़ हुए हुए लोग हो, और वही काम जो अमेरिका करता था आज वो चाइना कर रहा है। और अभी जो सिंजियांग की बात करी थी इस भाई ने, और ये सच बात है कि यार सिंजियांग में आप लोगों को मुस्लिमों का दर्द दिखाई नहीं देता। जैसे फ़िलिस्तीन की बात आती है तो आप लोगों को दर्द दिखाई देता है, सीरिया की बात हो तो दर्द दिखाई देता है, इराक की बात हो तो दर्द दिखाई देता है। तो यही तुम्हारा दोगलापन है। और अब बात है तो बात है, ये तो सच बात है कि भाई सिंजियांग में इतना सब कुछ होता है मुस्लिमों के साथ में वहाँ, बल्कि हम इंडियंस को बड़ा दुख होता है कि वहाँ पे उन लोगों के साथ में क्या हो रहा है, बट आप लोगों को वहाँ पे आप लोगों की चुप्पी बनी रहती है। तो ये तुम्हारा दोगलापन है यार। और खैर आम पाकिस्तानी को तो मैं क्या ही बोलूँ, खैर आम पाकिस्तानी तो बड़े इनोसेंट इंसान है, उसको तो खैर ये भी नहीं पता है कि सुबह अपना नौकरी पे जा रहा है, शाम को उसको खाना का जुगाड़ करना है। कई सारे ऐसे भी होंगे जो बेचारे बहुत ही बुरे हालात में अभी जी रहे होंगे पाकिस्तान में, बट आपके जो हुक्मरान हैं और आपकी जो लोग हैं उन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा जहर घुल चुका है ब्लड में, उन लोगों की सोच में, कि लोगों को सच दिखाई नहीं देता। तो यही है, चलो देखते हैं। जो उन्होंने वो बड़ा हाँ। हालात को खराब किया। अच्छा ये बताएं, हर चीज़ में हम कहीं ना कहीं इंडिया को कैसे इन्वॉल्व करते थे, खास तौर पे जो भी होता है या इस तरह के इश्यूज होते हैं, हम कहते हैं किया ये बेशक अफगानिस्तान है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे इंडिया, किया ये बेशक बलोचिस्तान है, उसके पीछे इंडिया। मतलब आपको लगता है कि इंडिया आज 2023 में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में, IT में या दुनिया के दूसरे फील्ड में आगे जा रहा है, उससे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ऐसा जरूरत रही है? वो सबसे ज़्यादा आगे जा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। इस वक्त आपको नहीं पता, आप खित्ते में तन्हा हैं। जब अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है ना, तो उनको अपना 20% प्रॉफिट जो BCCI है ना वो उनको सपोर्ट कर, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट इंडिया ने उन्हें बिल्ड करके दिया, उनको थोड़े पैसे दिए। उसके कैडेट्स उनके ट्रेन कर रहे हैं। इंडिया की जो वो ईरान की चाबार बंदरगाह है ना, वहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट करे। तो आपकी इर्द गिर्द जो रीजनल कंट्रीज है ना, उन सारों पे इंडियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है। बांग्लादेश की अगर बात कर लें, बांग्लादेश में भी जिस तरीके से वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, G20 में उनकी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया। पाकिस्तान वाकई में ईरान के साथ कैसे तल्लुक है सबके सामने है, अफगानिस्तान के तो अब सबके सामने। इंडिया हम शुरू से हम कहते हैं कि हमने तल्लुक रखने नहीं है, आ जाके चाइना रह गया। हाँ जी, तो वो हमने ब्लेम गेम इसलिए कर, जिस तरह मोदी साहब जब इलेक्शंस होते हैं ना तो कोई ना कोई फड्डा छेड़ देते हैं, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ये वो सिर्फ ब्लेम गेम शुरू करते हैं वोट्स लेने के लिए। पाकिस्तान में भी इस तरह की हेटेड को जानबूझ के प्रमोट किया जाता है। मेरे ख्याल से अगर कश्मीर के नारे को प्रमोट कर दिया जाता है, कश्मीर का मसला अगर हल हो सकता तो मुशर्रफ दौर में हो सकता था, जब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह आए, जब इन चीज़ों पे डिस्कशन हुई थी, निगोशिएशन हुई, तो हल की तरफ जा रहा था।
अब वो रिवर्स आ गया। अब जब इस पे निगोशिएशन या बात नहीं होगी ये मसला हल नहीं होगा। और ये मेरा ख्याल है कि सुपर पावर्स भी ये इस चीज़ के हक में नहीं है, क्योंकि वो उनका बैलेंस ऑफ पावर ख़राब हो जाएगा। अगर इस साउथ एशिया की जो डायनामिक्स है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डायनामिक्स है, सिर्फ ये कश्मीर मसला ये हल हो जाए ना, रातों रात डॉलर गिर जाएगा। ये इसके पीछे क्या मतलब मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। ये तो मुझे हमारी जो पाकिस्तान की है स्टेट है ना, वो है सिक्योरिटी स्टेट। हमें सिक्योरिटी स्टेट पे चल रहा है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो बजट चल रहा है ना, सारा डिफेंस पे लग रहा है। अगर जब डिफेंस का रीज़न ही एक तरफ से बॉर्डर आपका फ्री हो गया है, ठीक है, आपका इशू ये है कश्मीर का 1700 किलोमीटर का बॉर्डर है ना, वहाँ पे हमने 3-4 लाख जो फौज नफरी डिप्लॉय की हुई है, वो आपकी ओके होगी। आपको फिर जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस हो जाएगा एक दो छोटी छोटी चीज़ों पर रह जाएगा, आपका डिफेंस बजट नीचे। इस वक्त जो देखे ना, रशिया का सबसे बड़ा जो आर्म डीलर्स का इंपोर्टर है ना, वो इंडिया है। अमेरिका से कर रहा है, इंडिया कर रहा है। दुनिया में इतने ज्यादा असर शायद कोई और मुल्क जितना बड़ी प्रोडक्ट्स डिफेंस के हवाले से बड़ी आइटम खुद बना रहा है। अभी कुछ दिन पहले की खबर थी, तेजाज उन्होंने बनाया, फाइटर जेट जो है वो उन्होंने बनाया, और उनके प्राइम मिनिस्टर भी। अच्छा लगा जी, बहुत से इश्यूज के ऊपर बात की। वो कुछ दिन पहले की खबर नहीं है मेरे दोस्त, वो काफ़ी टाइम हो चुका है उसको, शायद मुझे लगता है कि 2 साल के करीब होने जा रहे हैं। और वाकई में तेजस जो है इंडिजीनियस प्लेन है हमारा, और बड़ी खुशी होती है जब हमारे देश में कोई भी नई चीज़ इन्वेंट होती है। और अपने देश में ही कोई पहले ऐसा होता था कि सरकारें इतना ज़्यादा इन्वेंशन को सपोर्ट नहीं करती थी, तो हमारे देश में भी कई सारे इशू थे, बट अब जो सरकार है वो इन्वेंशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, नई नई चीज़ों को ईजाद करने की कोशिश कर रही है, और इस चीज़ को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, और चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़ी खुशी होती है जब हमारे देश में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अच्छा है, आप लोगों क्या भी हो, हम तो यही चाहेंगे आप लोग डेवलपमेंट की तरफ जाएं, एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दें। कि टॉपिक ये था कि भाई जो हमारा यहाँ अटैक हुआ है क्या रीज़न है, लेकिन हमने बीच में कश्मीर भी डिस्कस किया, बीच में दूसरे कंट्रीज़ को भी डिस्कस किया। ऐसे लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगता है, कुछ सीखने को भी मिलता है, ऑडियंस को भी, हमें भी। लास्ट में बस ये बता दें कैसे चेंज क्या, ये जो आपको चीज़ों का पता है, आपने बोला कि भाई हमने डॉलर लिए तो अफगानियों को जगह दी, हमने डॉलर लिए तो ही हमारी इकॉनमी कभी ना कभी अगर स्टेबल रही, तो वो डॉलर हमने फंडिंग ली इस वजह से हुई। तो ये रियलिटी हम लोगों को कैसे बताएं, आप जैसे यूथ कैसे, मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में कैसे ये पता चलेगा? In 2023, if you are not using AI for your creating your PowerPoints, then you are wasting 90. नहीं, ये भी एक ऐसा ना, आई थिंक 2018 या 17 ऑनवर्ड्स चेंज आ रहा है। उससे पहले आप भी मुझसे ये सवाल ही नहीं पूछते। अभी भी है ऐसा, इस तरह के टॉपिक्स पे बात नहीं की। चेंज के गवाह हैं जो आप खुद इसके अलमदार हैं। कैसे कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, और यही तरीका है। अब तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग और भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि अभी बहुत सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चीज़ें नहीं आ रही। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो वो नेशनल पॉलिसी के खिलाफ जा रही है ना। वहाँ पे जो नेशनल पॉलिसी है ना, उसको आपको पाकिस्तान में पता है कैद आज़म के ऊपर थीसिस बैन है, कैद आज़म थीसिस नहीं कर सकते। वो कुछ नेशनल पॉलिसीज है, वो उन्होंने अपने कुछ नेशनलिज्म को प्रमोट करना होता है। माइंडसेट ऐसा बना दिया गया है कि लेट्स सपोज अगर मैं कहीं पे खिलाफ नहीं, कहीं पे सवाल ही कर दूंगा, खिलाफ नहीं बोलूंगा, सिर्फ सवाल कर दूंगा, तो ये कह दिया जाएगा कि ये गद्दार वतन है या ये किसी का एजेंट है। जब तक ऐसी सोच होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें बिल्कुल सही बात है, जब तक ऐसी सोच होगी तब तक आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सवाल जो होते हैं ना वो नई चीज़ों का ईजाद करते हैं, और कोई भी जब गलत चीज़ें होती है उस पर सवाल नहीं उठता है तो वो गलत चीज़ होती रह जाती है, और ये सच बात है। तो यही कारण है आप लोगों का पीछे रहने का। ऐसी यूथ की ज़रूरत है और ऐसी सोच की ज़रूरत है। आपने बोला कि इस टाइम पूरे एशिया में बात करें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतरीन जा रही है, तो हम क्यों नहीं उनके अगर उनके डॉक्टर जयशंकर हैं जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका एक्सपीरियंस देखें, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका एक्सपीरियंस जो बिलावल भुट्टो साहब रहे हैं, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा क्या समझते हैं कैसे वो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन बेहतर रखे हुए हैं, सऊदीया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, इजिप्ट के साथ, और इसके अलावा उसके इसराइल के साथ भी रिलेशन बेहतर हैं, उनके यूएस के साथ और रशिया के साथ भी। आप मतलब हर एक कंट्रीज के साथ ऑलमोस्ट वो ट्रेड कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर हैं। हम यहाँ पे एक साइड पे जाते हैं, दूसरी साइड नाराज। ये इसके हिस्टोरिकल, अब जैसे लियाकत अली खान थे ना, तो उनको 1951 में वो अमेरिका चले गए। तो जब यहाँ पे पंडित नेहरू थे 1960 तक ना, मिड 60 तक, तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट की कि हम लोगों ने किसी भी कोल्ड में, प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं होना। वो यार, हाँ, हम इन्वॉल्व हुए सीटो सेंटर में, वो लोग तो नहीं हुए ना। उन्होंने कहा हमने न्यूट्रल रहना, और न्यूट्रल रह के ना, अब वो अमेरिका से भी उन्होंने लिया,
उन्हें रशिया से भी ले रहे हैं, अब वो चाइना से भी ले रहे हैं, और तीनों तरफ से ले रहे हैं। अब हमारे, आपको पता है पाकिस्तान उनका अलाइड है, अमेरिका से अलाइड है, तो हमें बार वजह से तो हम रशिया से ऑयल नहीं ले सकते। रशिया से आता है, हम रशिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम चाइना से भी उस तरह ज़्यादा ताल्लुकात नहीं कर रहे, हम ईरान के साथ वो पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम मिडल ईस्ट से गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा था वो नहीं बना पा रहे। इवन केस किया हुआ है कि भाई जो गैस पाइपलाइन ईरान के साथ मंसूबा था, प्रोजेक्ट था, अगर वो पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा तो ईरान इंटरनेशनल कोर्ट पे फाइन की जो है वो अपना केस करेगा। ये सब चीज़ें हो रही हैं अमेरिका के प्रेशर से, लेकिन इसमें अमेरिका की गलती मेरी यानी पाकिस्तानियों की, हर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की है। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कोशिश करेंगे फिर कभी आपके पास अगर टाइम हुआ तो हम आपसे किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आइए मजीद किसी से बात करें। चलिए, यहाँ पर इस भाई की बातें सुन के काफ़ी अच्छा लगा, और इस भाई ने जो बातें कही है ना वो काफ़ी हद तक सही बात बोली है। और पाकिस्तान में रहकर इस तरह की बातें बोलना वैसे बहुत हिम्मत का काम है, और इतिहास खोल के रख दिया भाई ने। और चलो, एजुकेशन कुछ लोगों में तो है, अच्छा लगा देख के, और बात भी, जो टॉपिक है वो भी काफ़ी अच्छा टॉपिक था। तो बाकी है कि इन लोगों के अंदर अभी जो है, जो खून में जो चीज़ भरी हुई है ना कि गजबाए हिंद, इसको मार दो उसको मार दो, एजुकेशन की तरफ नहीं ज़्यादा ध्यान देना, यही चीज़ इन लोगों को पीछे लेके जा रही है। और मुझे लगता है कि कुछ टाइम अभी और लगेगा पाकिस्तान को थोड़ा अपनी सोच बदलने में। मुझे लगता है कम से कम 10 साल अभी और लगेंगे, जब तक ये जनरेशन पार नहीं कर जाएगी तब तक इन लोगों की सोच नहीं बदलने वाली। और ऐसा ना हो कि इस दौर के चलते चलते इन लोगों के यहाँ हुक्मरी इतनी ज़्यादा आ जाए कि गृह युद्ध वाले हालात हो जाए। देखते हैं चलो क्या होता है पाकिस्तान में। तो चलो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें मेरे वीडियोस पे। धन्यवाद।